स्वागत है आपका राजस्थान समाचार में। मैं हूं आपके साथ। जो है बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शाहपुरा जिले के किरोड़ी शाहगंज पहुंचे, जहां इस दौरान उपखंड मुख्यालय पहुंचकर किरोड़ी के सवाईपुर रोड पर स्थित गो सुरभिधाम श्री देवनारायण गौशाला परिसर में स्थापित अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त गो चिकित्सालय का उद्घाटन किया। उन्होंने चारभुजानाथ मंदिर में दर्शन भी किए। धनोप माता मंदिर, धानेश्वर मंदिर, घाटा रानी माता मंदिर, स्वास्थ्य धाम और राम स्नेही संप्रदाय के तीर्थ रामद्वारा में भी शीश नवाता हूं, क्योंकि ये क्षेत्र हमारा आस्था का, धार्मिक आस्था का क्षेत्र है। मैं उनको भी शीश नवाता हूं। यहां श्री सुरभि गौ चिकित्सालय, गौगृह, ITI भवन के उद्घाटन और किसान प्रशिक्षण सभागार के विस्तारीकरण एवं शिलान्यास समारोह में उपस्थित आप सभी का हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं। यह गौशाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चित्तौड़ प्रांत ने 2003 में जब अकाल के समय श्री देवनारायण गौशाला की स्थापना की, जो आज सुविधाओं से सुसज्जित भी है और एक गौशाला अपने क्षेत्र में एक उन गायों की सेवा करने वाले उन सभी गौ भक्तों की लिए प्रेरणा भी है। आज इसमें 500 से ज्यादा गौवंश है और रोगग्रस्त एवं दुर्गाग्रस्त गौवंश भी इलाज के लिए यहाँ आते हैं। और आज मैंने देखा यहाँ जिस तरह से एक्सरे मशीन है, क्योंकि पहले हम देखते थे हमारी गाय माता का पैर टूट जाता था, कोई दिक्कत हो जाती थी, हम उस पर कपड़ा बांध करके, आट बांध करके, उसको कस करके छोड़ देते थे। वो महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में सही होती थी, हमारी गाय माता दुख पाती थी। लेकिन आज मैंने देखा कि एक्सरे के माध्यम से हमारे जो गौ सेवक हैं तुरंत एक्सरे करते हैं और उस गाय को आवश्यकता होती है उस हिसाब से उसमें प्लेट लगा करके और उसका ऑपरेशन करके उसको 15 और 20 दिन में ठीक कर देते हैं। ये बहुत बड़ी गौशाला का काम, ये बहुत बड़ा काम होता है। इस गौ चिकित्सालय में आधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है, जिससे गौवंश को किसी भी चिकित्सा समस्या त्वरित प्रभाव से उपचार मिल सकेगा। मुझे ये देख करके खुशी हुई कि गौशाला की देखभाल, पोषण, इलाज की व्यापक इंतजाम यहाँ किए गए हैं। मैं इस अवसर पर समाज के उन सभी स्वयंसेवकों को, दानदाताओं को, प्रबंधकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनकी मेहनत और समर्पण से ये गौशाला का संचालन ठीक प्रकार से हो रहा है। हमारे प्रदेश के कड़कड़ में भगवान कृष्ण बसते हैं। गौ माता से भगवान कृष्ण का जो लगाव है उसके बारे में आप जानते हैं। भगवान कृष्ण ने, क्योंकि वो गौचर भी थे, गाय चराने वाले थे, गायों के लिए जब देखा कि इंद्र भगवान कुपित होकर के वर्षा कर रहे हैं, तो भगवान कृष्ण ने गिरिराज पर्वत को उठा करके हम जल की भी सेवा की और गौ की रक्षा करने का काम भगवान कृष्ण ने किया। वहीं राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने उदयपुर में दिवंगत छात्र देवराज मोची के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की ओर से 8 लाख रुपए की तात्कालिक सहायता राशि का चेक और कैश परिजनों को सौंपा। उन्होंने पीड़ित परिवार को विश्वास दिलाया कि इस केस में इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होगी और न्याय भी मिलेगा। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड में आरोपी को हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आई राजनीतिक प्रतिक्रियाओं में भी जवाब दिया कुमारी ने। और उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्वक कांग्रेस के समय कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ था और उस वक्त केस की इन्वेस्टिगेशन किस तरह से हुई, यह एक अलग पहलू है जिसे देखना जरूरी है। कोर्ट के निर्णय पर हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन छात्र देवराज के केस को हम मजबूती से कोर्ट में पेश करेंगे और परिवार को न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे।
मॉनिटरिंग क्लोजली की जाएगी और अनबायस्ड वे में की जाएगी और जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो भी पुख्ता हो, उसमें कोई कमी नहीं है। दुर्भाग्यपूर्वक कांग्रेस की समय कन्हैया लाल जी वाला हुआ था, उस समय इन्वेस्टिगेशन कितनी अच्छी तरह से हुई नहीं हुई ये भी एक पहलू है जिसको देखना जरूरी है। बाकी जो निर्णय है कोर्ट का वो तो बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण है और हाँ वो तो हम लोग उसमें कुछ कह नहीं सकते, पर हाँ आगे जो भी कार्रवाई करनी है उसको भी बिल्कुल की जाएगी और इनके लिए। और जयपुर में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन इस साल के अंत तक या अगले साल के पहले 3 महीने के भीतर किया जाएगा। हमें खिलाड़ियों की स्थिति को भी देखना होगा, खिलाड़ियों को लाभ मिलना चाहिए। पैरालंपिक खिलाड़ी बहुत अच्छे रहे हैं और ऐसे कई खेल हैं जिनमें हम चौथे स्थान पर रहे और अगले साल हमें 15 से 20 और पदक जीतने का लक्ष्य रखा है। लास्ट ईयर तो हम कर दिया है, तो बिकॉज अभी तो वी हैव टू सी द प्लेयर्स द कंडीशन ऑल्सो ना। आई गिव मोर प्रेफरेंस टू द प्लेयर्स, मे बी बाय दिस ईयर लास्ट और मे बी फॉर नेक्स्ट ईयर विद इन 3 months। सो व्हेन यू ऑर्गेनाइज द नेशनल गेम्स ना, वो तो एथलीट लोगों को बेनिफिट भी होना चाहिए, मीन्स इट इज गुड फॉर देम ना। सो अभी 1 वीक का अंदर तो डिसाइड करेंगे। पैरा ओलंपिक में ज्यादा मेडल मिल गया है तो हो जाएगा ना। पहले ओलंपिक्स में नहीं था ना, ये 4 पोजीशन था, अभी तो मेडल शुरू हो गया ज्यादा। तो अभी 6 मेडल है और 7 4th पोजीशन है। 7 4th पोजीशन में जस्ट मिस हो गया है, तो वी शुड मेक दैट एज ए मेडल नेक्स्ट ईयर। तो ऐसा है तो 15 मेडल, तो ऐसे 15-20 मेडल टारगेट करना है नेक्स्ट ईयर। बढ़ते आगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम एक पत्र लिखा है। इस लेटर के जरिए सीएम शर्मा ने राजस्थान की प्रशासनिक सीमाओं को 31 दिसंबर तक खोलने का आग्रह किया है। सीएम ने पत्र में लिखा, केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना के लिए जिलों, तहसीलों, कस्बों और गांवों जैसी प्रशासनिक इकाइयों को तय करने की राज्य की शक्तियां 1 जुलाई 2024 को फ्रीज कर दी और राज्य सरकार प्रदेश में नवीन राजस्व ग्राम उपखंड तहसील कार्यालयों में और इत्यादि के सृजन एवं जिलों के क्षेत्राधिकार आदि में परिवर्तन के संबंध में सूचना जारी कर आम जन को लाभान्वित करना चाहती है। इस पत्र से जाहिर है कि सीएम भजनलाल शर्मा दिसंबर महीने तक 17 नए जिलों का क्षेत्राधिकार बदलने या उन्हें खत्म करके छोटे जिलों को आपस में मर्ज करने का फैसला ले सकते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में इस साल नवंबर-दिसंबर में अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, चुरू, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जालौर, झुंझुनू, पाली, सीकर, सिरोही और टोंक में पंचायतों और जिला परिषद के चुनाव होंगे। सीमांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 19 जिलों में चुनाव होंगे। और वहीं रणथंभौर दुर्ग स्थित भगवान त्रिनेत्र गणेश का 3 दिवसीय लक्खी मेला का आगाज शुक्रवार को काफी धूमधाम से किया जा रहा है। दरअसल भगवान त्रिनेत्र गणेश का 3 दिवसीय लक्खी मेला का आगाज शुक्रवार को धूमधाम से शुरू होने जा रहा है। बता दें कि रणथंभौर का गणेश मंदिर राजस्थान के सबसे पुराने और अनोखे मंदिरों में से एक है, जहां भगवान गणेश अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान है। बता दें कि लक्खी मेला 6 सितंबर से 8 सितंबर तक आयोजित होगा। जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने बताया कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं पुख्ता रखी जाएगी। लोगों को मेला कंट्रोल रूम, एम्बुलेंस, चिकित्सा कंट्रोल रूम प्रभारी सहित आवश्यक जानकारी, मेले से संबंधित आवश्यक जानकारी बैनर्स एवं QR कोड के जरिए उपलब्ध कराए जाएंगे। और खबरों में बढ़ते आगे, प्रदेश भर के किसानों को सोयाबीन फसल का उचित दाम नहीं मिलने और अन्य समस्याओं के चलते किसानों में नाराजगी देखी जा रही है। और इसको देखते हुए भारतीय किसान संघ झालावाड़ में 3 दिवसीय अधिवेशन आयोजित करने जा रहा है। यह अधिवेशन 7 से 9 सितंबर तक चलेगा, जिसमें प्रदेश भर के हजारों किसान हिस्सा लेंगे और संबंधित अधिकारियों को पत्र प्रेषित किए जाएंगे और मांगे उठाई जाएगी। अब ऐसे में इंडिया वॉइस के हमारे संवाददाता कृष्ण जायसवाल ने भारतीय किसान संघ के मीडिया प्रभारी से एक्सक्लूसिव बातचीत की।
राजस्थान का ही नहीं बल्कि पूरे देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके लिए अभी 9 तारीख को झालावाड़ में एक बहुत बड़ा अधिवेशन होने वाला है। उस अधिवेशन में एमएसपी को लेके और जो हमारा जो नहरी तंत्र है और जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उन सिंचाई परियोजनाओं को बनाना और एमएसपी किसान को एमएसपी मिले, उचित दाम उसको मिले, उसकी फसल जो है वो उचित मूल्य पे बिके। तो ऐसा हम सब पूरे भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा मुद्दा है एमएसपी को लेके, जो कि अभी झालावाड़ में 9 तारीख को बहुत बड़ा अधिवेशन होने वाला है। उसमें प्रदेश के ही नहीं बल्कि पूरे देश के 526 जिलों से प्रतिनिधित्व आएंगे और यहाँ पर एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और उस आंदोलन के रूप में जो भी आगे की जो रणनीति होगी, हमारा यहाँ पे कलेक्ट्रेट पे धरना होगा, प्रदर्शन होगा। और यदि सरकार चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो हम उनको एक अल्टीमेट देंगे। अल्टीमेट देने के बाद में जो भी उनका जो निर्णय होगा और यदि उस निर्णय पे वो उस एमएसपी पे काम नहीं करते तो एक बहुत बड़ा देशव्यापी बड़ा आंदोलन होगा। इसके लिए आगे की जो भी हमारे जो पदाधिकारी हैं वो रणनीति तय करेंगे, उसके अनुसार हम कार्य करेंगे। सर, वर्तमान में किस प्रकार की किसानों को समस्या देखने को मिल रही है अपने छपड़ा से बड़ो विधानसभा की पनमुक्ता अपन बात करें तो? देखिए, छपड़ा छिबा बड़ौद में भी काफ़ी सारी समस्याएं जैसे रोड की, और ऐसे में अभी जो रबी की फसल का जो सीजन आने वाला है, जो सर्दी की फसल जो आने वाली है, तो हमारा यही है कि यहाँ पर जो भी नहरी तंत्र है, जो अपने लासी परियोजना है, तो ऐसे में किसान को समय पे पानी मिले और जो किसान जिनके बिजली कनेक्शन है उनको 8 घंटा पर्याप्त बिजली मिले आने वाले समय में, जिससे कि किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और एमएसपी का तो मुद्दा है ही सही, वो तो उस पर तो हम बात करेंगे। आपने देखा, ये थे हमारे साथ किसान भारतीय किसान संघ के मीडिया प्रभारी उपेंद्र मालव, जिनका कहना है कि एमएसपी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और कहीं ना कहीं किसानों को इससे समस्या भी उत्पन्न हो रही है और कहीं ना कहीं किसान जाग चुके हैं और कई जगह कई जिलों पे धरना प्रदर्शन ज्ञापन और कई समस्या यहाँ पे पर किसान आगे आ रहे हैं। वहीं सिबड़ौर की सबसे बड़ी जो समस्या थी अनाज मंडी से एक गुरु करपा पेट्रोल पंप तक की, इंडिया वॉच ने भी काफ़ी आवाज़ उठाई थी, लगातार मुहिम चलाई थी। तो भारतीय किसान संघ ने भी किसानों ने भी उसके ऊपर साथ दिया था, तो उसका असर भी देखने को मिला है। इंडिया वॉच के लिए क्रिस जायसवाल की रिपोर्ट। वहीं राजस्थान की भजनलाल सरकार ने राज्य में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। सरकार ने गुरुवार देर रात 108 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं। राज्य के 2 दर्जन से अधिक जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं। राजस्थान कैडर की चर्चित आईएएस टीना डाबी और उनके पति प्रदीप गवांडे को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सरकार ने 2016 बैच के आईएएस टीना डाबी को बाड़मेर जिले का कलेक्टर बनाया है। वर्तमान में टीना डाबी जयपुर में रोजगार गारंटी योजना यानी ईजीएस विभाग में कमिश्नर के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वह जैसलमेर की कलेक्टर भी रह चुकी हैं। वहीं टीना डाबी के पति प्रदीप गवांडे को जालोर जिले की जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले प्रदीप गवांडे बीकानेर में उप निवेशक के विभाग में कमिश्नर के पद पर तैनात थे। सूची में खास बात यह है कि सभी प्रमुख विभागों के एसीएस प्रशासनिक सचिव और 13 जिलों के कलेक्टरों का तबादला किया गया है, लेकिन वित्त विभाग के प्रमुख अतिरिक्त सचिव अखिल अरोड़ा और गृह विभाग के एसीएस आनंद कुमार को नहीं बदला गया है। बढ़ते आगे, जितेंद्र कुमार सोनी जयपुर जिला कलेक्टर होंगे। सोनी को जयपुर के साथ 3 जिलों की कमान मिली है। दुदू और जयपुर ग्रामीण का भी अतिरिक्त चार्ज रहेगा। वहीं पहले प्रकाश राज पुरोहित के पास भी जयपुर के 7 ग्रामीण और दुदू का चार्ज था और पिछले सरकार के समय से ही प्रकाश राज पुरोहित जयपुर जिला कलेक्टर बने हुए थे, लेकिन अब उसी बैच के जितेंद्र सोनी जयपुर कलेक्टर बने हैं। बता दें कि सोनी अलवर, नागौर, झालावाड़ के जिला कलेक्टर भी रह चुके हैं। तो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, जहां 108 आईएएस अफसरों का तबादला राजस्थान में। जयपुर से यह जानकारी सामने आ रही है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कुलदीप सैनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, जिस तरीके से देखें इस बार जो है प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखा गया है, जहां 108 आईएएस अफसरों का तबादला।
देखिए, मुख्यमंत्री जितनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद तकरीबन 10 महीने सरकार को हो चुके हैं और एक बड़ा फेरबदल प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में सामने आया है, जहां पर 108 आईएएसओ के तबादले इस बार किए गए हैं, क्योंकि लगातार कयास लगाए जा रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री की बैठकों और दिल्ली के दौरे के साथ ये माना जा रहा था कि प्रदेश की सरकार में एक बड़ा फेरबदल होने वाला है, जहां पर देर रात को कार्मिक विभाग ने आदेश जारी करते हुए 108 आईएएस अधिकारियों को इधर उधर किया है। सबसे बड़ी बात ये रही है क्योंकि राजस्थान में हाल ही में उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव से पहले राजस्थान में कुछ तरह के जो जिले थे पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में बनाए गए थे, उन जिलों का भी खंडन किया जाना है। तो इन तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं अब कयास ये लगाए जा रहे थे कि तमाम जो अब गतिविधियां राज्य में चलने वाली है वो खुद मुख्यमंत्री की देखरेख में होगी, क्योंकि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय के लगाए गए कलेक्टर्स और अधिकारी थे जिनमें बदलाव किया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री के जो विभाग है, जो क्षेत्रीय विभाग वहां पर जयपुर के अंदर खासतौर पर उस बेल्ट को लगाया गया है जो मुख्यमंत्री के खास ही करीबी माने जा रहे हैं। हालांकि जयपुर जिला कलेक्टर के बदलने के साथ साथ ही जो कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं, हालांकि माना जा सकता है कि अब जो तबादलों की सूची है वो कहीं ना कहीं अब आरएएस अधिकारियों की होगी, क्योंकि प्रदेश में भजनलाल सरकार के बनने के बाद ये पहला इतना बड़ा ये फैसला लिया गया है जहां पर प्रदेश के जो घटनाक्रम है और जो ब्यूरोक्रेसी में बदलाव हुआ है वो कहीं ना कहीं मायने रखता है। अब जल्द ही ये सूची मानी जा रही है कि अक्टूबर से पहले एक आरएएस अधिकारियों के तबादले अब किए जा सकते हैं, क्योंकि उनके साथ साथ पुलिस के विभाग में भी एक बड़ा फेरबदल होगा, जहां पर खुद मंत्री विधायक ये बात कह रहे थे कि अभी तक उनके विभागों के अंदर वो तमाम लोग लगे हुए हैं जो पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के थे। अब जब बदलाव हुआ है तो कहीं ना कहीं एक विकास की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि नए अधिकारी होंगे, नए काम होंगे और नए जिलों के आधार पर कलेक्टर्स को भी जिम्मेदारी दी गई है। जैसे जिला कलेक्टर जयपुर है, उन्हें दूदू और जयपुर ग्रामीण की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो एक बड़ा फेरबदल जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से किया गया था और अब जल्द ही उम्मीद ये है कि राजस्थान में उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव से पहले सरकार अब कोशिश करेगी कि जो बजट में घोषणाएं की गई थी उनको धरातल पर जल्द से जल्द उतर आ जाए। जी बिल्कुल कुलदीप, जिस तरीके से देखें यहाँ 108 इनकी बड़ी संख्या और ऐसे में इतने सारे अफसरों का तबादला, अगर हम प्रदेश के विकास की गति की बात करें, क्या आधार देगी, क्या बदलाव देखे जा सकते हैं आगे? देखिए, राजस्थान में जहां हम बात करें, हाल ही में राइजिंग राजस्थान को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम देश भर के और देश भर ही नहीं पूरे विश्व भर के जो उद्यमी है, जो इन्वेस्टर्स है वो राजस्थान में आने वाले हैं। और राजस्थान के हर जिले की एक खासियत है, जयपुर की बात करें, झुंझुनू की बात करें, जालौर की बात करें, अजमेर, ब्यावर, बांसवाड़ा, जोधपुर, तमाम वो जिले जहां पर रोजगार और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कई उम्मीदें लगाई जा सकती है। तो अब कहीं ना कहीं अब जो प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है, प्रदेश में व्यवस्थाओं को लेकर कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो और इसके साथ साथ ही जो प्रदेश के जो एक धड़ल्ला जो पिछले कुछ समय से लचर चल रहा था, क्योंकि मुख्यमंत्री नए नए बने थे और सरकार के चलाने में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि क्योंकि राजस्थान में लोकसभा चुनाव का भी जिम्मा रहा, उसके बाद कई तरह की गतिविधियां राजस्थान में रही। बिल्कुल कुलदीप, तो जिस तरीके से देखिए इतने बड़े पैमाने पर जो प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, उपचुनाव के साथ साथ विकास के मद्देनजर ये बड़ी जो है कह सकते हैं एक एक्शन सरकार की ओर से लिया गया, बड़ा एक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं राजस्थान के सबसे बड़े बांधों में से एक बीसलपुर बांध के ओवरफ्लो होने के बाद जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बांध के गेट खोलकर पानी की निकासी शुरू कर दी। बांध के गेट 2 गेट यानी कि 9 और 10 नंबर को खोला गया है। 26 साल में यह पहला मौका है जब बांध के गेट सितंबर महीने में खोले गए हैं। इससे पहले डैम गेट हमेशा अगस्त महीने में खोले जाते रहे हैं। शुक्रवार की सुबह बांध का जलस्तर बांध की पूर्ण भराव क्षमता यानी कि 315 मीटर से भी कहीं अधिक भर गया, जिसके बाद विधिवत पूजा अर्चना हुई और बांध के गेट खोले गए। इससे पहले गुरुवार की रात से ही बांध पर अलर्ट सायरन की आवाज गूंजने लगी थी। वहीं प्रशासन ने बनास नदी के बहाव वाले क्षेत्रों में मुनादी करवा दी थी। टोंक जिला कलेक्टर सहित अन्य विभाग अधिकारी मौजूद रहे इस दौरान और इसके अलावा सिविल डिफेंस और गोताखोरों की टीम भी सुरक्षा के लिहाज से मौके पर तैनात रही। बढ़ते हैं आगे। जयपुर के नाहरगढ़ के जंगल में घूमने निकले 2 भाइयों में से एक भाई का शव मिलने के बाद दूसरे भाई का 5वें दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिल सका है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस, पुलिस, वन विभाग सहित कई टीम
राहुल की तलाश में जंगल का चप्पा चप्पा छान रही है। वहीं हेलीकॉप्टर के जरिए भी जंगल में राहुल की तलाश की गई और अनेक टीम बनाकर घने जंगलों के अंदर भेजी गई। घने जंगलों के अंदर जाकर टीम के सदस्यों ने टायर जलाकर धुआं किया और हेलीकॉप्टर को सिग्नल भेजा ताकि उस क्षेत्र में गहन सर्च किया जा सके। और इसके साथ ही आशीष के शव का परिजनों ने कल दाह संस्कार भी कर दिया और पूरे प्रकरण की जांच के लिए 18 सदस्यीय एसआईटी टीम का भी गठन किया जा चुका है। वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि महाराणा प्रताप पूरे विश्व के लिए वंदनीय है। राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप सभी के सुझावों का समावेश करते हुए प्रताप से जुड़ी सभी जगहों को जोड़ते हुए प्रताप पर्यटन सर्किट का विकास किया जाएगा। सीएम डिप्टी सीएम दिया कुमारी गोगुंदा राज तिलक स्थल पहुंचकर पूजन कर महाराणा प्रताप को नमन किया। मेवाड़ में महाराणा प्रताप से जुड़े उन तमाम स्थानों को सर्किट बनाने की योजना को मूर्त रूप देने के लिए सरकार ने काम शुरू कर दिया, ऐसा उन्होंने कहा। और कहा कि आज पहली बार इसको लेकर एक बैठक हुई जिसमें जनप्रतिनिधियों से इस संबंध में सुझाव लिए गए। बढ़ते आगे गणेश चतुर्थी का त्योहार नजदीक आते ही राजस्थान में त्योहारी तैयारियां अपने चरम पर नजर आने लगी है। कारीगर पर्यावरण के अनुकूल गणेश प्रतिमाओं को तैयार करने में व्यस्त है। कारीगर मूर्तियों को रंग दे रहे हैं जो त्योहार के उत्सव को दर्शाता है और उत्साह को दर्शाता है। इन प्रतिमाओं के विभिन्न आकार, रंग और डिजाइन बाजार में उपलब्ध है जो त्योहार की खरीदारी को आकर्षक बना रहे हैं। जयपुर में भी गणेश चतुर्थी के लिए इको फ्रेंडली मूर्तियों की तैयारी चल रही है। JLN मार्ग पर बड़े पैमाने पर मूर्तिकार भगवान गणेश की मूर्तियां बना रहे हैं। यहाँ के मूर्तिकार प्लास्टर ऑफ पेरिस की बजाय मिट्टी का अधिक उपयोग कर रहे हैं जिससे मूर्तियों को पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सके। रुक करते अगली खबर की ओर। भरतपुर में नगर निगम की टीम ने अवैध अतिक्रमण को तोड़ने की कार्रवाई की, जहां स्थानीय लोगों ने नगर निगम की कार्रवाई का विरोध किया। बता दें कि अरोड़ा हॉस्पिटल के सामने एक मकान बनाया गया था और इसी पर यह कार्रवाई की गई। बढ़ते आगे देवगढ़ क्षेत्र में आज एक बड़ी घटना सामने आई। खारी नदी में अचानक आए उफान के कारण खेत में काम कर रहे 5 लोग फंस गए। जानकारी के अनुसार फंसे हुए लोगों में 3 महिलाओं और 2 पुरुष शामिल है। घटना के समय ये सभी लोग खेत में काम कर रहे थे और तभी अचानक खारी नदी का जलस्तर बढ़ गया और पानी ने खेतों को घेर लिया। इससे ये लोग खेत में ही फंस गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत प्रशासन को सूचित किया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। रेस्क्यू टीम लगातार प्रयास कर रही है कि फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। हालांकि नदी का तेज बहाव रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा बन रहा है। वहीं पूर्व मंत्री किरोड़ी लाल मीणा हिंडौन पहुंचे। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा की आवाज पर हिंडौन में जलभराव की समस्या को लेकर अवगत करवाया गया। वहीं मंत्री झावर सिंह खर्रा ने मीडिया से रूबरू होते हुए कई मुद्दों पर जवाब भी दिया। राजस्थान समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।